बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक़ आफ़र। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क के अंदर एक ऐसी कैफियत मौजूद है, इस हवाले से खबर भी सामने आई कि अली अमीन गंडापुर से मंसूब एक बयान चल रहा है जिसमें कहा गया है कि हमने एहतजाज कर लिया है और हम वापस जा रहे हैं। नाज़रीन, एक जमहूरी माशरे के अंदर एहतजाज सबका बुनियादी और कानूनी हक होता है और इस प्लेटफॉर्म से जब भी किसी को इस जमहूरी माशरे के अंदर एहतजाज का हक नहीं दिया जाता रहा, वो कोई भी पार्टी हो, तो हमने उस पार्टी की उसके हक के लिए बात की है। लेकिन कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो कि सियासी होते हैं और कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो कि कौमी होते हैं। इस तमाम तर तनाज़ों के हवाले से हमने देखा कि मौजूदा जो टाइमिंग इस वक्त आईनी तरमीम के हवाले से 63A के फ़ैसले के हवाले से, उस पर हमने मौजूदा टाइमिंग के हवाले से यहाँ पर तनकीद की। तो दूसरी तरफ जो एहतजाज इस वक्त मुल्क के अंदर जारी है उसकी टाइमिंग भी बड़ी अहम है और उस पर भी बात हो रही है। और ख़ुसूसी तौर पर क्योंकि SCO की एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, मौलाना फजल रहमान ने बड़ी अच्छी एक सजेशन दी कि आप आईनी तरमीम को भी आगे ले जाएं, आप एहतजाज को भी आगे ले जाएं, क्योंकि मिलकर हमें इन कौमी मामलात के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर एक पैगाम देना है। मुआशी तौर पर हम जो है वो अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह दूसरी तरफ सिक्योरिटी के हवाले से बहुत से सवालात हमारे पड़ोसी मुल्क हम पर उठाते हैं, हम पर इल्ज़ामात लगाते हैं, हम उसके जवाब भी पूरी दुनिया के अंदर देते हैं। तो इस SCO के अंदर वो तमाम लोग भी मौजूद हैं जो हमारे हवाले से पूरी दुनिया के अंदर हमारे खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और हम भरपूर उसका जवाब देते हैं और अपने फैक्ट्स की बुनियाद पर देते हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर जो इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज हो रहा है, क्योंकि इससे कबल हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक जलसा करना था इस्लामाबाद के अंदर, मजहबी जमातें वहाँ पर मौजूद थी और फिर सुबह सवेरे 7 बजे अडयाला जेल के अंदर एक मुलाकात होती है और उसके बाद वो इजलास मौखर कर दिया जाता है। तो ये भी एक आम कानूनी मामला है। पूरी दुनिया के अंदर क्या पैगाम दे रहे हैं, आज इस पर बात करेंगे और क्या हम मुतअम्मिल हो सकते हैं इन एहतजाजों के हवाले से इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर, खुसूसी तौर पर जो 15 और 16 को SCO की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसके हवाले से भी तफसीलन बात करेंगे। नजम साकिब साहब, राव खालिद, साकिब बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तीनों सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, तीनों का बहुत शुक्रिया। नजम साकिब साहब, ये मौजूदा जो सियासी सूरत हाल और मौशी सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मौजूद है और ख़ास तौर पर एक अहम बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस भी पाकिस्तान के अंदर होने जा रही है SCO के हवाले से, तो क्या इस वक्त हालात का तकाजा और हालात हमें इजाज़त देते हैं कि कोई भी एहतजाज हो सके और इस किस्म का एहतजाज जो हम गुज़िश्ता 2 से 3 दिन के अंदर देख रहे हैं? देखिए, इस तरह की सूरत हाल जो पैदा हो चुकी है ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में पिछले 2-3 दिनों से और अब लाहौर की तरफ इरादा है, ये तो कोई भी मुल्क जो है किसी भी सूरत में मुतहम्मिल नहीं होता। और अगर हालात नाजुक हों, ख़ित्ते के हालात देख लीजिए, आलमी हालात देख लीजिए, मुल्क के अंदरूनी हालात देख लीजिए, मुआशी सूरत हाल देख लीजिए, सियासी सूरत हाल देख लीजिए और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिफारती सूरत हाल देख लीजिए, जिसमें आपके मुल्क का आप यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, आपकी कुछ ज़िम्मेदारियां बनती हैं कि आप लोगों को बताएं कि हम भाई एक तहज़ीब याफ्ता मुल्क हैं, ठीक है तरक्की पजीर हैं, तरक्की कर रहे हैं, लेकिन एक तहज़ीब याफ्ता मुल्क हैं। तो जहाँ तक मुतहम्मिल होने का ताल्लुक़ है तो वो तो कोई मुल्क भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि इस सूरत हाल में। अब जबकि फ़र्ज़ करें आपके यानी मलेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, प्राइम मिनिस्टर तशरीफ़ लाए हैं, उनको क्या ये है कि ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है सिर्फ़ ये बताना कि जी वो आप आए हैं? और उसमें देखें उन्होंने कितनी अच्छी अच्छी बातें की हैं। पाम ऑयल के साथ आपने देखा कि कुछ यानी बिज़नेस की बातें हुई हैं, कुछ आटे चावल की बातें हो रही हैं, कुछ हिसाब किताब ऐसे हो रहे हैं कि जिसमें मुल्क के कुछ बिज़नेस का जो होगा। फिर ये है कि और कुछ नहीं तो वो आपके मेहमान हैं। अब मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि PTI का जो एहतजाज है वो जायज़ है कि नहीं जायज़ है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ इसकी कि दुनिया आज के दिन फॉर इंस्टेंस असातिज़ा का आलमी दिन मना रही है। बिल्कुल, आप यकीन कर लीजिए कि PTI हो या PMLN हो या उसके बाद आपकी PPP हो, किसी सियासी जमात की तरफ से मुझे ये नहीं आया कि इस पूरे जो मुआशरे में जो सबसे अहम किरदार होता है माँ बाप के बाद वो उस्ताद का होता है और साल में एक दफ़ा आता है। किसी ने बात की है? इससे क्या पता लगा आपको? इससे ये पता लगेगा कि फोकस कहीं और पे है। आपने ये यानी मुतहम्मिल की बात की। देखिए, अभी पहले बात करते हैं यानी क्विकली मुआशी तौर पे, फिर सियासी तौर पे और सिफारती तौर पे, और हमारा पैनल आज कोशिश करेगा कि
कि अपने नाजरीन को और आपके लाखों नाजरीन को ये बताया जाए कि इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, उसके मुआशी, सियासी और सिफारती पहलू जो हैं वो कुछ ऐसे हैं कि किसी किस्म का चांस आप ले नहीं सकते। शुरू करते हैं मुआशी से। देखिए, कुछ दिनों पहले की बात है कि हम डिफ़ॉल्ट का सुन रहे थे, फिर कुछ दिनों पहले की बात है कि IMF का 7 बिलियन का पैकेज मिल जाता है। कुछ दिनों पहले हमने देखा कि IPPs की बात हुई, लेकिन इस एहतजाज की वजह से कहीं गुम हो गई है। कुछ दिनों पहले की बात है कि उसमें यह था कि जी आपके जो है वो 35 लाख, इतला मिली पिछले हफ्ते, 35 लाख इनकम टैक्स के नए गोशवारे, ये एक रिकॉर्ड है। मुल्क आगे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है मुआशी तौर पे। उसके बाद ये है कि हालात जब आप देखते हैं तो आपको पता लगता है कि अगर ये सूरत हाल ना होती तो कुछ अरसे के बाद ही आपकी तनख्वाहें जो हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी की, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की, आपके पास पेंशन और तनख्वाहें देने के पैसे ना होते। क्या ये इस वक्त किसी का मतमाए नज़र है? क्या किसी को पता है कि मुल्क मुआशी तौर पे किस तरफ जा रहा है? निजकारी का हम सुन रहे हैं, राइट साइजिंग का हम सुन रहे हैं, IMF की मुश्किल तरीन शराइत में से आपको गुजरना पड़ेगा, और उसमें हम क्या कर रहे हैं जी, हमें ताकत चाहिए, हमें पावर चाहिए। सियासत को देख लीजिए, सियासी तौर पे 8 फरवरी के बाद जो सूरत हाल है उस पर इतनी बातें हो चुकी हैं कि कुछ कहना जो है वो अजीब सा लगता है। लेकिन अब जो सियासत से, सियासत के मैदान को बाहर ले जाने की कोशिश है, ये ज़रा थोड़ी सी ख़तरनाक है, खौफनाक है, और इसको दोनों ने सोचना है। हुकूमत ने भी सोचना है और अपोजिशन ने भी सोचना है। आखिरी जो आपका सिफारती पहलू है, देखिए कि ये जो SCO की हो रही है, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग यानी मूट हो रही है, और ये यानी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट आ रहे हैं आपके पास, उसमें चीन है, उसमें आपका ईरान है, उसमें आपका बेलारूस है, उसमें आपका रूस वगैरह, ये वो इंडिया है। उन्होंने कह दिया है कि जी आएंगे। अब अगर आपकी ये सूरत हाल और चलती है, लाहौर की तरफ आप जा रहे हैं, उधर से ये आता है कि जी देखें सिक्योरिटी की सूरत हाल आप कंट्रोल नहीं कर सकी हुकूमत, मैं नहीं आ रहा, तो एक छोटे से अफसर को भेज देंगे, या ये कहेंगे कि हम वर्चुअली यानी किसी जूम या किसी स्काइप के जरिए अटेंड करेंगे। कितनी बेइज्जती की बात है। अच्छा, एक तरफ है कि आपके हिसाब किताब जो हैं वो अंदरूनी हैं, आपको सियासत में मसला है, आपका मैंडेट चोरी हुआ है, सब कुछ जायज है, मान लिया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं। देखिए, एक चीज की इस वक्त बड़ी सख्त जरूरत है। यह नहीं कि SCO हो रही है और क्रिकेट टीम मुल्तान में आई हुई है और मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर तशरीफ लाए हुए हैं और जाकिर साहब जो हैं वो आए हुए हैं, ये नहीं। मुल्क में अगर एक चीज की जरूरत है इस वक्त आपको बड़ी शिद्दत से, तो वो है आपकी कौमी यकजहती की, और उसके लिए एक इज्तिमाई सोच चाहिए। और ये मेरी दरख्वास्त हुकूमत से भी है, PTI से भी है, अपोजिशन से भी है कि खुदा के लिए एक ही मुल्क आपको मिला है, इसको इस तरह से ना डील कीजिए, कुछ रास्ता ऐसा निकालिए। आप तो बड़े जय्यद जीरक किस्म के सियासतदान हैं। अच्छा, नजमुल साकिब साहब, मेरी आवाज आ रही है कि उसमें अवाम पे फोकस हो, कुर्सी लेने की बात जो है वो बाद में आए। अच्छा नजमुल साकिब साहब, एक चीज़ मैं आपसे बुनियादी एक और भी जानना चाहूँगा कि हमारे यहाँ हमने देखा कि हुकूमत भी जल्दबाजी में है, ऑपोजिशन भी जल्दबाजी में है, लेकिन हम माजी में जब देखते हैं तो सबको मौका मिलता है, सबको टाइम मिलता है। इतनी जल्दबाजी ऑपोजिशन को भी किस बात की है? हम बात कल हमने की हुकूमत को किस बात की जल्दबाजी, ऑपोजिशन को भी इतनी जल्दबाजी क्यों है? बाबा सीधी सी बात है, जब आप देखते हैं कि आपका दुश्मन जो है इस वक्त स्क्वीज्ड है, मिसाल के तौर पे एक आदमी के घर किसी की बेटी का रिश्ता लेने आए हैं, तो वही तो मौका होता है करने का हंगामा। तो ये तो सीधी सी बात नजर आ रही है, लेकिन इसमें वो ये नहीं देख रहे कि ये जिस घर में रिश्ता आया है या जो बात हो रही है, ये हमारा अपना घर है। मेरा पॉइंट नोट कीजिए। जल्दी हो सकती है, हुकूमत को भी जल्दी है तरमीम लाने की, हुकूमत को भी जल्दी है कि वो फटाफट जो है वो पक्का कर ले और अगले 3 साल के लिए 4 साल के लिए पक्का कर ले। उधर से उनको जल्दी है कि खान को कितनी देर तक हम जेल में देखेंगे, उसको बाहर लाना है। जल्दी तो दोनों तरफ है। जो पॉइंट मिस कर रहे हैं दोनों धड़े, दोनों तरफैन जो हैं, जो पॉइंट मिस कर रहे हैं वो ये है कि आप पाकिस्तानी हैं, KP भी पाकिस्तान है, पंजाब भी पाकिस्तान है, आप पाकिस्तान का हिस्सा हैं, उसकी तरफ क्यों नहीं देखते? और फिर यह है कि जिस जमहूरियत की आप बात कर रहे हैं कि जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत, उसमें तो फोकस अवाम पे होता है। मुझे ये बता दीजिए कि हुकूमत जो ये तरामीम ला रही है, आखिरी बात इस वक्त की, हुकूमत जो तरामीम ला रही है उसमें अवाम किधर है?
ये जो एहतजाज हो रहा है इसमें अवाम किधर है, और ये जो खखेड़ सारी शुरू हुई हुई है कहाँ पे है अवाम? ठीक है। राव खालिद साहब, एक तनकीद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर 2014 के धरने की भी होती है कि तब चाइना के सदर जो है वो पाकिस्तान आ रहे थे, और अब SCO के हवाले से भी दोबारा उसी किस्म की तनकीद उन पर हो रही है। एक चीज़ का मुझे अफसोस भी हुआ जब मैं ये एहतजाज देख रहा था, तो लोगों ने जो मास्क पहने हुए थे और फिर सरकारी वसाइल जो इस्तेमाल हो रहे थे, दोनों साइड से एहतजाज करने वाले भी सरकारी वसाइल, और फिर यकीनी तौर पर हुकूमत को रोकना होता है तो वो सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हैं। तो ये उस अवाम का जिसका तस्करा अभी नजम साकिब साहब ने किया, उस अवाम के टैक्स और जो हम कर्जा लेते हैं उस टैक्स के पैसे से ये सब कुछ हो रहा है। तो आप क्या देखते हैं कि ये बर्डन ऑपोजिशन पे बहुत ज्यादा आ जाएगा अगर इससे कुछ मुतासिर होता है SCO का? तो देखिए, अभी तक जो भी हमारे यहाँ एहतजाज होते रहे हैं, जलसे जुलूस होते रहे हैं, मुजाहरे होते रहे हैं, बड़े बड़े नाजुक मौके पे भी होते रहे हैं, उससे किसको बॉदर ही नहीं करता इस चीज़ को कि नुकसान किसका हो रहा है किसका नहीं हो रहा। इसलिए तो हम आज तक किसी सही से चल नहीं पाए, वहीं के वहीं घूमते रहते हैं, खड़े रहते हैं या घूमते रहते हैं एक ही चक्कर में। तो यही मसला है कि जो एहसास है, एक ज़िम्मेदारी का एहसास हर लेवल पे, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे अपोजिशन हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, इदारे हों, जो भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं पूरे पाकिस्तान के, अवाम सबसे बढ़ के हैं। तो अवाम को अगर मद्देनज़र रख के किया जाए तो मेरा ख्याल है बहुत से सवाल वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। ये जो आपने पूछा ये भी नहीं होना था फिर, अगर अवाम आपके नज़र में सामने हो और अवाम की बेहतरी और उसकी भलाई आपके सामने हो। लेकिन उससे पहले मैं मिस्टर सैफ की एक बात ज़रूर करना चाहूँगा। उन्होंने जो बयान दिया है ये PTI के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है, क्योंकि इस बयान को जिस तरह हमारा दुश्मन लेगा या ले रहा है, जिस तरह से इसको वो एक्सप्लॉइट कर रहा है इस सारी सिचुएशन को, तो ये PTI का तो अपनी जगह पे सियासी नुकसान जो होगा तो वो तो आएँ बाएँ शाएँ करके निकल जाएंगे। गौर साहब ने बयान भी दे दिया, लेकिन ये तमाशा जो उन्होंने लगवा दिया एक नॉनसेंस किस्म का बयान दे के, तो उससे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की रुसवाई का सामान पैदा किया उन्होंने। अच्छा, एहतजाज के हवाले से अब जो है कि वो उसका हुकूमती हिकमत अमली क्या है? आपने कहा जी हुकूमत भी जल्दी में है, वो भी हुकूमत किसको कहते हैं? या सिर्फ वज़ीर दाखिला ही हुकूमत है? मुझे तो उनके अलावा कोई एक्टिव नज़र नहीं आया, ना कोई मैदान में नज़र आया है। या तारड़ साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी, या ख्वाजा आसिफ साहब सियालकोट से। ऐसे ऐसे कमाल के लोग हैं इनके पास जो ऐसे मामलात को देखते भी हैं, समझते भी हैं, उनको ठीक करने में मदद भी कर सकते हैं। राना सनाउल्लाह जैसे मैं कहूँगा बहुत काया सियासतदान है, ज़माना देखा हुआ है, इस किस्म की चीज़ों से गुजरे हुए हैं। तो वो कहाँ पे हैं? वो गायब हुए हैं, उनका कोई बयान भी नज़र नहीं आ रहा। वज़ीर आज़म लाहौर में बैठे हैं, उनकी तरफ से कुछ नहीं आ रहा। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने बयान दिया आज लाहौर में जब सारा हुआ है, तो उनका एक बयान मुझे नज़र आया। नून की तरफ से ऐसी खामोशी है कि जैसे वो पाकिस्तान में ये सब कुछ नहीं हो रहा, कहीं और पे हो रहा है। ये सारा जो इंतशार फैला हुआ है, ये सारे जो मामला चल रहे हैं, ये किसी और मुल्क में शायद ये हो रहा है। तो जो हिकमत अमली है सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक अगर आपने महदूद रखनी है तो फिर इसी तरह होगा, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। आप अगर आप इंगेज नहीं करना चाहते, आप सिर्फ कंटेनर लगा के बाकी चीज़ें करके आप सिर्फ मौका देना चाहते हैं कि जो लोग, अगर आप खुद कहते हैं वो इंतशारी हैं, इंतशार फैलाते हैं, उनको मौका दे रहे हैं आपके वो इंतशार फैलाएं, वो गड़बड़ फैलाएं, वो ख़राबी पैदा करें। और 2 दिन से इस्लामाबाद पिंडी में जो लोग भुगत रहे हैं इस सारे मसले को, उनसे आप पूछें कि उनकी क्या हालत है। सप्लाईज़ नहीं आ रही इस्लामाबाद के अंदर फूड की, बाकी चीज़ों की, सब्ज़ी की, और लोगों का दफ्तर आना जाना, घर से निकलना अज़ाब हुआ है, मरीज़ों के लिए अलग तकलीफ़ हो रही है। तो ये बुनियादी तौर पर ये सबके देखने की बात है। लेकिन एक ओवर किल भी होती है, जो कहते हैं ना ओवर रिएक्शन और ओवर किल। यहाँ पे अभी JUI का हमने एहतजाज देखा और मजहबी जमातों का देखा, जमात इस्लामी का देखा, सारा कुछ हुआ यहाँ पे। तो ये क्यों उस वक्त अफरा तफरी क्यों नहीं हुई? ये जब PTI एहतजाज के लिए आती है तो क्यों इतनी ज़्यादा ये सारी अफरा तफरी? वो अपनी जगह पे उनका जज्बा, जोश या उनकी इंतशार फैलाने की कैपेसिटी अपनी जगह पे, लेकिन आप भरपूर तरीके से उनको मौका फराहम करते हैं। यानी आपको लगता है कि ये सारा कुछ करें? आपको लगता है कि हुकूमत बड़े भाई का किरदार अदा करती है और हुकूमत ही पहला कदम उठाती है? इसी मामले पर मैं ये भी बुनियादी जिम्मेदारी हुकूमत की होती है ऐसी सिचुएशन में। अच्छा, मैं सिचुएशन को ठीक करने की जिम्मेदारी हुकूमत की होती है। नो डाउट उधर भी हुकूमत ही है। गंडापुर साहब कौन सा हुकूमत में नहीं है? वो पूरा दूसरा बड़ा सूबा उसके सरबराह हैं, उनकी जिम्मेदारी भी उतनी अहम है जितनी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की है या फेडरल गवर्नमेंट की है। उनको भी होश के नाखून लेने चाहिए।
ठीक है। अच्छा साकिब बशीर साहब, एक तो चीज़ ये बताइएगा, एक तो वो ताजरों की तरफ से एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दायर की गई थी एहतजाज के हवाले से, उस पर भी कुछ रिमार्क्स हैं, वो भी बता दीजिएगा। दूसरा, अली अमीन गंडापुर साहब कहाँ पर हैं, कहीं चाय वगैरह पी रहे हैं, क्योंकि उनसे रब्ता वगैरह भी नहीं हो पा रहा था, तो वो पता लगा? जी, पिछले तकरीबन 3 घंटे से इस्लामाबाद में जो सिचुएशन है इस हवाले से वो कन्फ्यूजन है, तजाद भी है। और जो उमर अयूब हैं उन्होंने ट्वीट किया कि अली अमीन गंडापुर जो है वो अरेस्ट हुए हैं। फिर जो बैरिस्टर सैफ हैं उन्होंने ट्वीट किया कि वो अरेस्ट नहीं हुए अभी तक। तो जो पीटीआई के अंदरूनी हलके हैं वहाँ पे भी फिर जो बैरिस्टर गोहर हैं वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस से जब निकल रहे थे तो अभी जो मीडिया वहाँ पे मौजूद था उनकी जानिब से सवाल किया गया कि क्या वो गिरफ़्तार हैं, तो उसका कोई जवाब ही नहीं दिया गया। तो एक पीटीआई के अंदरूनी हलके ही कन्फ्यूजन फैला रहे हैं कि क्या मामला है और वो कहाँ पे हैं, किस हालत में हैं, और वो जो उनका काफ़िला आ रहा था वो छोड़कर वो क्यों डायरेक्ट जो है वो चाइना चौक इस्लामाबाद जो जना एवेन्यू पे है वहाँ पे पहुँचे और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा हाउस गए और उसके बाद सारी सिचुएशन जो है वो जन्म लिया। तो ये कन्फ्यूजन जो है वो उस हवाले से तो मौजूद है। दूसरी जो आपने बात की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम आर्डर जारी किया है आज, जो ब्लू एरिया इस्लामाबाद का इलाका है, बड़ा तिजारती मरकज़ है, तो वहाँ पे वहाँ के जो ताजर हैं उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी कि क्योंकि जो आर्टिकल 245 के तहत यहाँ पे पाक फ़ौज को भी तैनात कर दिया गया है और शंघाई तावन तंजीम का एक अहम इजलास होने जा रहा है, तो यहाँ जो एहतजाज है उसको रोका जाए या लॉकडाउन या कोई धरना या इस किस्म की जो एक्टिविटी है उसको रोका जाए, क्योंकि पाकिस्तान में जो सरबराहान मुमलिकत आ रहे हैं, मंदूबीन आ रहे हैं बैरूनी ममालिक से, तो वो पाकिस्तान को सुबकी का सामना करना पड़ सकता है कि अगर ये यहाँ पे धरने, एहतजाज और ये सारी सिचुएशन जो है वो जारी रहती है। तो उस पर जो ऑर्डर पास किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो इम्पोर्टेंट है। उसमें एक बात तो उन्होंने कहा है कि जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है, सेक्रेटरी दाखिला है, वो इंश्योर करें कि जो अभी समिट होने जा रही है जो एससीओ की, वो उसके हवाले से सारे इक़दाम हों और कोई ऐसी सिचुएशन ना बने या एहतजाज की, या जो ये भी कहा गया है ऑर्डर में, क्योंकि आर्टिकल 16 और 17 आइन का वो बड़ा क्लियर है इस हवाले से कि आप कोई भी प्रोटेस्ट, कोई एहतजाज कोई कर सकते हैं। जो दोनों आर्टिकल जो है वो आपको ये राइट देते हैं तो इज्तिमा का, तो वो आप कर सकते हैं। तो उसके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कहती है कि आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ आप जो कर सकते हैं। अब मामला कुछ यूं है कि जो एक तरफ तो पॉलिटिकल जमात है, अपोजिशन की जमात है, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट है, उस दोनों के दरमियान मेरा ख्याल है अगर कोई रिजॉल्व हो सकती है चीज़ तो वो ये है कि गवर्नमेंट की जानिब से कोई ऐसी जगह इस्लामाबाद में मुख्तस कर दी जाए जिस पे अगर किसी ने भी एहतजाज करना है तो वो एहतजाज करना चाहता है, आइन ने उसको राइट दिया है, उनको जगह दे दी जाए। हाई कोर्ट ने भी यही कहा है कि आप जगह मुख्तस करें, उनको अगर वो लेते हैं इजाज़त उनको इजाज़त दें, और जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो आप उनके साथ तय कर लें और उसके बाद वो एहतजाज करें। इस मामले में भी मेरा ख्याल है कि जो पीटीआई का एहतजाज है इसमें भी तकरीबन 3-4 माह पहले ये मामला चलता रहा। बेहतर होता कि गवर्नमेंट साइड से भी और पीटीआई साइड से भी कुछ ऐसा रास्ता निकल आता कि एक जगह पे एहतजाज करते ना, ये कंटेनर्स लगते। फिर कंटेनर सिटी का जो कंसेप्ट है ये भी अदालत में ये चीज़ जो डिस्कस हुई कि कंटेनर सिटी जो है बना हुआ है, तो ये पाकिस्तान का जो इमेज है, जो वफाकी दारुल हुकूमत है, उसका जो इमेज जा रहा है दुनिया के सामने वो कोई अच्छा नहीं जा रहा कि इस कंटेनर सिटी की वजह से दफातर बंद, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद, या जो तिजारती मराकज़ हैं वो बंद जो है वो हुए हैं। तो इसमें हाल वही है। इससे कबल 2017 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ये फैजाबाद के करीब जहां पे अभी परेड ग्राउंड है, इस जगह को किसी भी एहतजाज, जलसे या धरने के लिए उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी करना चाहता है तो वो जगह मुख्तस होगी। तो वो एक फार्मूला था, अगर गवर्नमेंट जो है उस हवाले से कोई तय कर लेती है, क्योंकि इस वक्त तक जहां तक मेरी इतला है कि इस्लामाबाद के अंदर कोई ऐसी मुख्तस जगह नहीं है कि आप उस जगह पे एहतजाज जो है वो कर सकते हैं। तो इस वजह से भी सूरत हाल जो है वो इस तरह जो है, यानी ये इब्हाम भी आपको लगता है दूर हो जाना चाहिए, ताकि एक जगह है अगर एहतजाज करना चाहते हैं तो आएँ, अपना प्रोटेक्ट कराएं और जो भी आईनी और कानूनी तरीका है उसके मुताबिक चीज़ों को लेकर चला जाए। एक और आम मामला है आईनी तरमीम का। 63A के बाद ऐसा लगता था कि हुकूमत के लिए आसानी हो गई है, लेकिन हुकूमत अब भी मुश्किलात का शिकार है क्योंकि नंबर गेम पूरी नहीं हो रही। मामला क्या है इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, अब बात करेंगे आईनी तरमीम के मामले के हवाले से। एक तो नंबर गेम का मामला है, दूसरा वकला की जानिब से एहतजाज का सिलसिला भी जारी है और इस्लामाबाद बार कौंसिल ने 7 अक्टूबर 11 बजे ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन का ऐलान भी किया हुआ है। अब जो नंबर गेम ज़राए से मालूम हो रही है कि हुकूमत को अब भी तकरीबन 5 सेनेटर्स और 7 कौमी असम्बली के मेंबरान शॉर्ट हैं और मौलाना की अब भी ज़रूरत है हुकूमत को, लेकिन मौलाना इस हवाले से अपना मौक़िफ़ वाज़े कर चुके हैं बार बार के ख़ास तौर पर किसी शख्सी तरमीम की तरफ नहीं जाएंगे कि किसी शख्सी फ़ायदे के लिए। अब हुकूमत के पास ये बड़ा एक नाज़रीन दिलचस्प और बड़ा शफाफ किस्म का एक मामला होता है कि आप किसी भी तरमीम को पेश करना चाहते हैं, कोई कानून पेश करना चाहते हैं, आप कौमी असम्बली सेनेट के अंदर लेकर आएँ, उस पर बहस होगी, तमाम लोग अपनी राय देंगे, उस राय के बाद जो भी मुल्की मफाद के लिए बेहतर होगा आप उसको जो है वो मंजूर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला इस वजह से तशवीश मैं इसको कहूँगा कि शिकार है कि ये मुसव्वदे का किसी को इल्म नहीं हो रहा जो हुकूमत ला रही है, और ये भी नहीं पता कि क्या उसमें कोई चेंजिंग हो रही है या वही मुसव्वदा है जिस पर इनकार किया गया था और फिर ये तरमीम पेश नहीं की गई थी। और एक और अहम मामला ये है कि अब 63 के बाद अगर कोई और रुकन जो है अपनी पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करता है जिस पर वोट तो उसका शुमार हो जाएगा लेकिन वो नाअहल हो जाएगा। तो हमने माजी में देखा कि ख़ास तौर पर एक मखसूस जमात के जो लोग थे जब उन्होंने अपनी पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ किया तो फिर दोबारा जब वो इलेक्शन का समा आया, ज़मीनी इलेक्शन हो या फिर वो दूसरा इलेक्शन हो, तो उस तरह कामयाबी उनको नहीं मिली। तो फिर ये भी एक बात उन लोगों के जहन में होगी जो पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ करेंगे। तो इस पर राव खालिद साहब, अब ये मामला आईनी तरमीम का एक बार फिर से हुकूमत के लिए ये मुश्किल गेम सामने आ गई है, नंबर गेम पूरी करनी है, लेकिन इस बार कोई दावे अब तक नहीं हुए। जो पिछली दफ़ा दावे किए गए थे हुकूमत की जानिब से कि नंबर पूरे हैं जी, आईनी तरमीम पूरी हो जाएगी, तो आपको लगता है हुकूमत अब भी मुश्किलात में? जी, मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि ये बहुत ही एक गैर संजीदा किस्म की कोशिश की गई पहले दिन से ही, इसमें कोई संजीदगी नहीं थी। दो पहलू से मैं बात कर देता हूँ। एक तो ये कि जिस तरह से अचानक वो हफ्ते को किसी को पता भी नहीं था, ना किसी के पास ड्राफ्ट था, वो आया और रातों रात को कोशिश इस किस्म की हुई जैसे अभी पास कर लेंगे और एक हंगामा मचा रहा 2 दिन। इधर मियाँ अपना मौलाना फजल रहमान के घर पे आमद जामद रही, कोई जा रहा है कोई आ रहा है, तो वो सारा वो उस तरह से इस किस्म की चीज़ें जब की जाती है ना, कोई भी कर रहा हो, उसके पीछे कोई भी हो या सामने कोई हो, तो वो इस तरह नहीं होता कि आप बिल्कुल एक नाकाम कोशिश करें। वो ऐसी कोशिश जब भी होती है बहुत कामयाब कोशिश होती है। दूसरा पहलू उसका ये है कि आप पाकिस्तान की जो तीसरा पिलर है स्टेट का, और बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट कहना चाहिए अदलिया, उसके पूरे निज़ाम को चेंज करने जा रहे हैं, उस पर ड्रास्टिक चेंजेस कर रहे हैं, अदालतें 1 से 2 कर रहे हैं, उनके इख्तियारात की तकसीम होने जा रही है। उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, चले आप छोड़ दें अपोजिशन को, आप एलाइज को छोड़ दें, स्टेक होल्डर्स कौन है? सबसे पहले तो जुडिशरी खुद है उसकी स्टेक होल्डर, नंबर 2 उसके हैं वकला तंजीमें हैं। किसी को आपने कानो कान खबर नहीं होने दी, उनसे मशवरा तक नहीं किया, उनको बता ही देते, पूछना नहीं तो बता दे कि ये चीज़ें आ रही हैं, कुछ 2 दिन पहले उनको कागज़ ही भेज देते। तो ये जो 2 पहलू हैं उससे मुझे कभी ये संजीदा कोशिश नज़र ही नहीं आई। अब अभी तक वही सूरत हाल है, किसी को नहीं पता। अगर करना चाह रहे हैं बस एक आईनी अदालत बनने जा रही है और कुछ जज जो उसके जज होंगे वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे, इस किस्म की बातें हो रही हैं। या जो बात आई थी आर्टिकल 8 के हवाले से और फिर आर्टिकल 199 के हवाले से जो मौलाना ने खोली बात, वो तो पहले भी किसी को नहीं पता थी। उसके अलावा कोई चीज़ सामने नहीं है आपके कि क्या होने जा रहा है, किस तरह से होने जा रहा है। कुछ 56 के करीब यानी चेंजेस हैं इसके जो प्लान किया गया, किसी को कुछ पता नहीं है कि वो कौन सी 56 चेंजेस है, उससे किस किस्म का निज़ाम बनेगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, इख्तियारात की तकसीम कैसे होगी दोनों अदालतों के दरमियान, और नीचे की अदलिया पे वो किस तरह से उसकी हायरार्की बनेगी। तो ये अजीब एक यानी कह ले कि मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही, सच्ची बात है कि एक अजीब सी चीज़ है जिसका कह ले कि गैब की चीज़ है, हाजिर की नहीं है, इसलिए उसके बारे में सिर्फ गुमान ही किया जा सकता है कि क्या होगा। अब 2 दिन से तो बिल्कुल खामोशी है, शायद सारी तवज्जो जो है वो एहतजाज पे है या फिर अस्तबल साफ़ करने पे लगी हुई है, क्योंकि 63 के फैसले के बाद तो ज़रूरत है आपको, जैसे आपने कहा नंबर गेम अगर पूरी नहीं है आपकी तो आपको कहीं से तो पूरे करने हैं। तो उसके लिए कोशिश ज़ाहिर है कहीं ना कहीं से की जा रही होगी या हो रही होगी।
लेकिन खामोशी है। बिलावल साहब सबसे आगे आगे थे, वो भी अभी मुझे उनका भी कोई बयान 1-2 दिन से नज़र नहीं आया इस हवाले से, ना उनकी पार्टी का कोई बयान नज़र आया। वज़ीर आज़म साहब ने 7 को कॉन्फ्रेंस करनी थी मशरिक़ वस्ता के ऊपर, उस हवाले से भी अभी कल तो काफ़ी शोर था, आज उस पर भी खामोशी है। अभी तक पता नहीं चला उन्होंने मैसेज भेजा है, कोई रब्ता करने का नहीं किया। अब उसमें जो है 63A का जब फैसला आया, वकला एहतजाज तो बयान तो दे रहे थे, लेकिन 63A के फैसले के बाद उन्होंने बाकायदा रेजिस्टेंस का ऐलान किया है कि हम मज़ामत करेंगे, हम इसको नहीं होने देंगे, और यहाँ से वो ख़तरनाक मरहला शुरू होता है। अगर आपको याद हो, इफ्तिखार चौधरी साहब वाला जो सारा सिलसिला शुरू हुआ था, तो इसी तरह हुआ था कि जब वकला निकले, उस वक्त जनरल मुशर्रफ से सारी पॉलिटिकल पार्टीज तंग थी, तो जब वकला निकले तो उनके पीछे पॉलिटिकल पार्टीज जाके खड़ी हो गई और वो एक भरपूर तहरीक बन गई, और एट द एंड ऑफ द डे सियासतदानों ने उस तहरीक को हाईजैक कर लिया, और मियाँ नवाज शरीफ साहब का लॉन्ग मार्च जब गुजरांवाला पहुंचा तो आपको लगता है कि ये जो वकला की जानिब से जो एहतजाज का कहा जा रहा है, इसको संजीदा लेना चाहिए हुकूमत को, इसको गैर संजीदा ना ले? मैं नजम साकिब साहब की तरफ चलता हूँ इसी सवाल को लेकर। नजम साकिब साहब, वो जो एक पेज है जिस पर यह मुसवदा मौजूद है, ये हमारे मोहतरम मेंबरान असम्बली और सेनेट के मेंबरान ज़रूरी होगा, वो लाजमी तौर पर पढ़ना चाहेंगे कि उस पर क्या लिखा है, तो वो बगैर पढ़े तो नहीं कर देंगे उसको पास? देखिए, लग तो यही रहा है कि उसको बगैर पढ़े तो क्या बगैर देखे ही पास किया जाएगा। तो आपकी इस बात से मुझे याद आया कि कोई 190 पता नहीं मिलियन पाउंड का कोई चीज़ थी जो कि लिफाफा लहराया गया, ये हमारी असल में बनती जा रही है, और फिर सारी कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान के लिए। तकलीफ़ की बात ये है कि ये जो जज्बा दिखाया जा रहा है तरामीम करने के लिए, काश ये कोई और बड़ा मकसद होता, मिसाल के तौर पे कि कश्मीर का मौक़िफ़ किस तरीके से हुकूमत ने प्रॉपरली, तकरीरें नहीं, ठीक तरीके से कोई प्लान बनाना है यूनाइटेड नेशंस के ज़रिए मल्टीलैटरल फोरम्स पे, उसके लिए होता। ये एहतजाज जो हो रहा है, काश ये खान की रिहाई के लिए तो है ही, काश ये कश्मीर की रिहाई के लिए होता। फिर उसके बाद देखिएगा कि तरामीम की बात हो रही है, लेकिन मैंने जिस तरह पहले कहा कि असातिज़ा के दिन का किसी को नहीं पता, इस वक्त कोयटा और इस्लामाबाद में पानी का बहरान ख़तरनाक हद तक पहुंच चुका है। मैं एक तरफ ये देख रहा हूं और दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं कि इन तरामीम में कहीं पे भी कोई पानी के मसाइल का जिक्र है, कोई इन तरामीम से कोई पानी का मसला हल होगा? ये जो खौफनाक बहरान पैदा हो चुका है, हो नहीं रहा, हो चुका है। नहीं, वो नजम साकिब साहब सर्वाइवल का मसला है ना। हुकूमत कहती है कि हुकूमत को लगता है कि ये हमारे सर्वाइवल के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जो मसाइल आप कह रहे हैं वो उनके सर्वाइवल के लिए उनको लगता है ज़्यादा ज़रूरी मसला नहीं है। देखिए, ये बात तो तय है कि उन्होंने अपने सर्वाइवल की बात करनी है, और एक बात वो बिल्कुल हुकूमती वज़रा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मैं यहाँ पे रिपीट करना चाहूँगा, जब वो ये कहते हैं कि पार्लियामेंट का ये इख्तियार है कि वो कोई भी तरमीम आईन में ला सके 2/3 अक्सरियत के साथ, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या ये किसी जमहूरियत की बात हो रही है या किसी फिस्ताइयत की या कोई जमहूरियत की हो रही है? अगर जमहूरियत की हो रही है तो ये 2/3 अक्सरियत के साथ साथ कुछ और भी लवाजमात हैं, वो भी पूरे करने हैं। मिसाल के तौर पे आपने अपोजिशन के साथ इसको बहस मुबाहिसा करना है, उनको बताना है ये तरमीम हो रही हैं, बताई गई हैं। तो एक तरफ इसको कहते हैं सिलेक्टिव जो है ना वो आपकी अप्रोच होती है। जब इस्लाम की बारी आती है तो कहा जाता है कि जी इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। ये जो इधर से है ना कि जी एक चीज़ की दूसरी चीज़ को छोड़ दिया इसलिए कि ये सूट कर रही है, जमहूरियत की बात है। अभी कुछ बरस लगेंगे पाकिस्तान को ये समझने में, जो जिस किस्म की जमहूरियत मेरे प्यारे पाकिस्तान में है वो तकरीबन बादशाहत के करीब है, और ये बादशाहत में इस तरह की बातें करना ये सिर्फ तकरीरों की हद तक होता है। इस वक्त की आखिरी बात, आप तरामीम करवा लीजिए, आप आईनी कोर्ट भी बना लीजिए, 63A के जरिए आप वोट भी काउंट करवा लीजिए। वो जब उन्होंने कहा ना कि वोट डाला जाता है इसलिए कि काउंट हो, तो मुझे याद आया एक वक्त में किसी ने कहा था डिग्री तो डिग्री होती है, चाहे वो जाली हो चाहे वो असली हो, कुछ इस किस्म का आर्ग्यूमेंट था। मुझे ये बता दीजिए कि इस तरामीम के खेल में ये जो कुछ भी आप खेल खेल रहे हैं, कहीं पे भी कोई अवाम का मफाद है कि नहीं है? और अगर नहीं है तो ये ज्यादती कर रहे हैं आप अवाम के साथ भी और जमहूरियत के साथ भी।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। कोई भी मुल्क जिसके बॉर्डर्स दूसरे ममालिक से लगते हैं, जो ममालिक हमसाए कहलाते हैं, कोई भी मुल्क हमसाए अपने तब्दील नहीं कर सकता, लेकिन सिफारती ताल्लुकात को बेहतर करके अपने मामलात को बेहतर तरीके से चला सकता है। और सबसे पहली कोशिश होती है कि जो करीब 3 ममालिक होते हैं उनके साथ ट्रेड की जाती है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक लंबे अरसे से ट्रेड नहीं हो रही, और इस हवाले से जो ताजिर हजरात हैं वो मुतअद्दिद बार ये कह चुके हैं कि आप पैरेलल चलाएँ, ट्रेड नहीं रुकनी चाहिए। बहुत से मुल्कों की मिसालें दी जाती हैं कि वहाँ पर ट्रेड नहीं रुकती अगर उनके इख्तलाफात भी हों सिफारती या कुछ मामलात के हवाले से। लेकिन पाकिस्तान और भारत का मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हमारा जो डेडलॉक है भारत के साथ वो कश्मीर के मामले पर है। तो आज अपने पैनलिस्ट से ये जानते हैं कि क्या इस मामले के हवाले से कोई पेशरफ्त हो सकती है, और ये अगर कोई डेडलॉक है तो इस दौरे से हम किस हद तक फ़ायदा उठा सकते हैं, या किस हद तक दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। नजम साकिब साहब, आप सफारती मामलात को बड़ी गहरी नज़र से देखते हैं, आप इस अमल का हिस्सा भी रहे हैं। तो अगर भारत का जो जयशंकर को SCO कॉन्फ्रेंस में भेजने का जो फ़ैसला किया गया है, इससे कबल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जब वज़ीर ख़ारजा थे PDM की गवर्नमेंट के अंदर, तो तब वो वहाँ पर गए थे इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो इस दौरे को आप कैसे देख रहे हैं? आपको लगता है कि ये एक रूटीन के दौरे होते हैं, या इससे वाकई कोई फ़र्क भी पड़ सकता है? ज़ौक ऐसा है कि विज़िट जो होते हैं ना फॉरेन डिग्नेटरीज़ के, उनकी कुछ कैटेगराइजेशन है। एक विज़िट होता है जिसमें आप ऑफिशियल विज़िट, जिसको हम सरकारी तौर पे कहते हैं, उसमें एक मुल्क जो है वो दावत देता है कि जी आप तशरीफ़ लाएँ, सारा ख़र्चा खुर्चा जो है वो ख़ुद बर्दाश्त करते हैं जो आते हैं। एक स्टेट लेवल का विज़िट होता है जिसमें हम ये करते हैं कि दावत देते हैं, कबूल होती है, और उनका मेहमान, उनका सारा अंतुराज, उनके साथ जितने लोग आए होते हैं उसका बिल शिल भी हम खुद देते हैं। फिर एक बिज़नेस विज़िट होता है, एक होता है ट्रांजिट विज़िट होता है। ये जो विज़िट है ये इनमें से कुछ भी नहीं है, ये सीधा सीधा सा एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें एक मंदूब के तौर पे जयशंकर साहब भी आएंगे। मुझे समझ नहीं आ रही कि इसको इतना बड़ा करके, और कि पता नहीं जी बर्फ़ पिघलेगी कि नहीं पिघलेगी, फलानी तवक्कुआत वाबस्ता हो गई हैं और ये हो जाएगा। मार्क माई वर्ड्स, उनके आने से कुछ भी नहीं होगा। क्यों? इसलिए कश्मीर का मसला वहीं पे है कि नहीं है, 370 वहाँ पे मौजूद है कि नहीं है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारा ये कश्मीर का एजेंडा अभी तक जिंदा है कि नहीं है, ट्रेड जो कि बंद हुई थी खान साहब के ज़माने में, क्या वो खुल गई है? और तो और जो आपके सिफारत खाने हैं, क्या उनमें सफ़ीर बैठे हुए हैं? हालत ऐसी है कि जयशंकर साहब जो तशरीफ़ ला रहे हैं वो कह चुके हैं कि पाकिस्तान इज़ नॉट रेलेवेंट, पाकिस्तान इज़ इररेलेवेंट। अच्छा, अब पाकिस्तान इररेलेवेंट है तो फिर आ क्यों रहे हैं? वो इसलिए नहीं आ रहे, पाकिस्तान के लिए नहीं आ रहे। ये उनकी एक ड्यूटी बाउंड है, वो जिम्मेदारी है उनकी। इसके वो मेंबर हैं, पाकिस्तान और इंडिया एक साथ इसके मेंबर बने थे। उनका आना यहाँ पे ऑफिशियली आना, सरकारी तौर पे आना और अपने ओन पे आना, ये जो है वो उनकी जिम्मेदारी है, उनकी रियासत की जिम्मेदारी है। अब ये कि जी कुछ पिघलेगी, बाबा पिघलती तो दूर की बात है, मुझे तो डर ये है कि हम कहीं बिछ ना जाएं उनके आगे। हम कहीं ऐसा ना हो कि हम कहें जी ओहो जी बड़े आप VIP हैं। किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से सिफारतकार डील करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, तशरीफ़ रखिए, और उसके बाद उनकी सिक्योरिटी का ख़ास ख्याल रखिएगा। वैसे तो सारे के सारे मेहमानों की सिक्योरिटी होती है, लेकिन उनकी सिक्योरिटी का ख़ास ख्याल रखिएगा, और इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि उनके लिए ज़रा थोड़ी सी एक्स्ट्रा हिसाब किताब किए जाए। जहाँ तक इस बात की है कि बर्फ़ पिघलेगी, बर्फ़ तो ऐसी जमी हुई है, उसके लिए पहले CBMs लेंगे आप, उसके लिए पहले आप वहाँ से कोई आएगी, अच्छा भाई हम वो तो ताने कर यानी दे रहे हैं, वो तो आपको यानी ख्वार करना चाहते हैं, वो फैटफ ले लीजिए, वो यूनाइटेड नेशंस ले लीजिए, किसी फोरम पे वो नहीं छोड़ते। और उनका अफगानिस्तान का मसला ले लीजिए, कोई मसला ले लीजिए, अभी ये यानी इजराइल का और इसका शुरू हुआ है और उधर से बातें शुरू हो गई है जी पाकिस्तान ने ये किया और पाकिस्तान ने वो किया। लिहाजा बॉटम लाइन ये है जी, मेहमान आ रहे हैं, वो उनका ख्याल कीजिए, बिछने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की तवक्कुआत वाबस्ता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो जो उन्होंने सलूक हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल साहब के लिए किया था, वो सलूक ना कीजिएगा। आपने ये बताना है कि आप एक ग्रेसफुल कंट्री हैं और ग्रेसफुली अपने मेहमानों का ख्याल करते हैं। बर्फ शर्फ को छोड़ें,
ये ज़रा थोड़ा टाइम लगेगा तो पिघलेगी। ठीक है राव खालिद साहब, क्योंकि हम तवक्कुआत हमारी इसलिए भी हैं कि आईसीसी के इवेंट्स भी आ रहे हैं, तो भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी या नहीं आएगी, तो ये भी जोड़ा जा रहा है कि अगर वो आ जाते हैं पाकिस्तान तो उसके बाद फिर एक राह हमवार हो जाएगी कि आगे भी ये राब्ते जो है इस तरह बहाल रहेंगे। तो आपको लगता है कि उनका आना कोई इम्पैक्ट रखेगा? देखिए, एक हवाले से इम्पैक्ट ये है उसका, क्योंकि पाकिस्तान और भारत की जो राइवलरी है और जो टेंशन रही है और है अभी मौजूद है, ख़ासतौर पे अगस्त 2019 के बाद तो बहुत हम दोबारा से बहुत ही दूर चले गए हैं। तो उस हवाले से जो दुनिया भर का फोकस होगा, ख़ासतौर पे मीडिया आउटलेट्स का, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बाकी दूसरे इंटरनेशनल मालिक हो, वो बहुत ज़्यादा होगा उनके विज़िट के ऊपर। बाकी एससीओ की अपनी इंपॉर्टेंस है, उसकी जगह पे वो ख़ुद भी उन्होंने कहा जी मैं तो बायलैटरल तो नहीं जा रहा, मैं तो एक अच्छे एससीओ मेंबर के तौर पे पाकिस्तान के विज़िट पे जा रहा हूँ। तो उस हवाले से फोकस तो बहुत होगा, वो उनकी हर उठना बैठना आना जाना, कोई जेस्चर, एक इवन वो मुस्कुरा के देख भी लिया उन्होंने पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर की तरफ, या पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर उनकी तरफ देख लिया, तो ये भी खबर बनेगी। वो मीडिया के हवाले से उसमें बहुत कुछ है, लेकिन एक्चुअली जो चीज़ें हैं वो उनकी स्टेटेड पोजीशन है। इररेलेवेंट उन्होंने कहा था, लेकिन लेटली उनकी पोजीशन मैं समझता हूँ चेंज हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी हम पाकिस्तान के साथ रेसिप्रोसिटी की बुनियाद पर ताल्लुकात रखेंगे। वो इररेलेवेंट से थोड़ा सा हटे, लेकिन एक इशू के ऊपर जो सबसे बड़ा कंसर्न है हमारा, उस पर वो स्टेड फास्ट है, और ये है भी काफ़ी, आप कह लें कि हार्ड लाइनर टाइप एक्सट्रीम पोजीशंस लेते हैं। 5 साल से इनका हमने यही देखा है। मकबूजा कश्मीर पे उन्होंने कहा है कि हमने इरिवर्सिबल काम कर लिया है, तो वो तो वापस नहीं होगा, तो हमारा तो काम ही वहीं से शुरू होता है। तो एक जो उम्मीद जो रखी जा सकती है, जो उस पर एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप कह लें कि है, 2001 में पार्लियामेंट पे हमला हुआ दिसंबर में, 2002 जनवरी में सार्क कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुई, वाजपेयी साहब आ गए उसके बावजूद, और आई बाल टू आई बाल हमारी फोर्सेस बॉर्डर पे खड़ी थी। और उसके बल्कि उसके बाद जनवरी में जो काठमांडू में कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पे जनरल मुशर्रफ ने खिताब के बाद जाते हुए हैंड शेक कर लिया वाजपेयी साहब के, बड़ा सरप्राइजिंग था, और वो मीडिया का बहुत बड़ा इवेंट बन गया सार्क कॉन्फ्रेंस है। वो ब्रेक थ्रू हुआ 2004 में, वाजपेयी सार्क कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान अटेंड करने आ गए। यहाँ पे फिर एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन उनका आ गया, जिसमें उनकी डिमांड थी, ब्रजेश मिश्रा साहब थे, मैं क्योंकि उसको कवर कर रहा था, ब्रजेश मिश्रा साहब की डिमांड थी पाकिस्तान ये एक्सप्रेसली कहे ज्वाइंट कम्युनिके में कि हमारी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी दहशतगर्दी के लिए। तो पाकिस्तान ने कहा कि जी हमारी तो ये स्टेटेड पोजीशन है, हम तो ऑलरेडी ये बातें कर चुके हैं सारी। तो वो बड़े परेशान हुए, उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा हाँ जी, आप अगर पढ़ते नहीं तो हमारा तो कसूर नहीं ना उसमें। वो फिर जो स्टेटेड पोजीशन की जब बात आई, उनको बताया गया, तो उसके बाद बर्फ ऐसी पिघली कि आप आगरा समिट तक पहुंच गए, जहाँ पे कश्मीर का मसला हल होने के करीब पहुंच गया था। तो ये होती है चीजें, समटाइम्स कोई एक छोटी सी चीज से ट्रिगर हो जाती है चीजें। यानी आपको लगता है कि ब्रेक थ्रू होता है इस तरह की चीजों से, लेकिन हमें उसको समझदारी के साथ डील करना होगा। मैं साकिब बशीर साहब की तरफ चलता हूँ। ये आपको लगता है साकिब बशीर साहब, ये स्टेटेड पोजीशन जिसका जिक्र राव साहब ने बड़ा तफसील से किया, इसमें तब्दीली आ सकती है? और फिर कुछ ज़रा इंतज़ामात के हवाले से, वहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से भी इंतज़ामात में तब्दीली की गई, उस हवाले से भी बताइए। जी, वो पोजीशन तो पाकिस्तान ने जो 5 अगस्त 2019 के हवाले से बड़ी क्लियर पोजीशन है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, ना उससे पीछे हटे हैं। जहाँ तक जो उनका दौरा है, मेरा ये ख्याल है कि मैं इसको मुख्तलिफ एंगल से देखूँगा। जिस तरह नजम साकिब साहब ने बताया कि कोई बर्फ़ जो है वो पिघलने का जो है वो कोई चांस मौजूद नहीं है, क्योंकि उसके लिए एक पूरे स्टेप्स हैं, प्रोसेस है, वो प्रोसेस होता है, उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो मैं इसको एक इस एंगल से देखूँगा कि वो यहाँ पे आएँ और यहाँ जो पाकिस्तान में जो होने वाली कॉन्फ्रेंस है ये कामयाब हो जाए, और उसके बाद वो वापस चले जाएं, चीज़ें आगे ना भी बढ़ें, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ जो है वो रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि आगे एक आईसीसी का इवेंट है जो पाकिस्तान में होने जा रहा है। तो उस एंगल से भी अगर देखें तो कल भारत की टीम के आने ना आने के मामलात भी, तो मल्टीपल चीज़ें हैं। ओवरऑल इस कॉन्फ्रेंस में भारतीय वज़ीर ख़ारजा का आ जाना और उसके बाद वापस चले जाना, मेरे लिए तो मैं ये समझता हूँ कि ये पॉजिटिव होगा। बाकी जो ताल्लुकात वाला मामला है वो तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ही मामलात जो है वो आगे बढ़ेंगे। जो राहदारी थी हमारी जो पाकिस्तान ने शुरू किया था, ये करतारपुर राहदारी, उस वक्त 2 मिनिस्टर्स थे यूनियन के, वो जो है वो भेजे गए थे पाकिस्तान में, वो जो प्रोग्राम हुआ था, और उसके बाद से लेकर या 2019 5 अगस्त के बाद से लेकर जो है वो जमूद है, वो जमूद एक जो है वो समिट से मेरे ख्याल में टूटने वाला नहीं है।
वो आहिस्ता आहिस्ता ही टूट सकता है और दोनों साइड से। अभी रिसेंटली भी वहाँ वज़ीर दिफा जो है उन्होंने बड़ा जो वो पाकिस्तान मुखालिफ बयानात दिए और वो अमूमी तौर पर भी देते रहते हैं, अभी रिसेंटली भी दिया। तो उसके जो जवाब में जो दफ्तर खारजा उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने भी यही कहा कि हमने किसी को मिन्नत तो नहीं की कि आप आएँ और इस तरह करें। तो ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, हमने सबको मदऊ किया है जो आएंगे, तो सबके साथ बराबरी का जो है वो बर्ताव होगा। इन सवालों के जवाब दिया पर हमारे नाज़रीन हम तक जरूर पहुंचाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। अल्लाह हाफ़िज़।